अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सुनने के बाद हमें इस बात का यकीन हो जाएगा कि अगर मुल्क का हुक्मरान तबका निज़ाम को बदलना चाहे तो निज़ाम बदला जा सकता है। चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो, सब कुछ बदला जा सकता है। बात कर रहे हैं सर, हमें नुकसान क्या होता है। एक साहब को मैं जो उनके बारे में जानता हूँ, 2-2.5 करोड़ रुपए का, मैं इंडायरेक्टली जानता हूँ, मुझे किसी ने वाक्य सुना, बड़े अच्छे दोस्त ने वाक्य सुना, 2-2.5 करोड़ रुपए का टैक्स का नोटिस भेजा गया। टैक्स के जो नीचे के अफसरान होते हैं, इंस्पेक्टर होगा या जो भी होगा, उसको 6 लाख रुपए दिए गए या 5 लाख दिए, और वो टोटल टैक्स जमा कराएगा 6.5 लाख रुपए का। ये 1991 की बात है कि जब यूएसएसआर दुनिया की उस वक़्त सुपर पावर जो थी यूएसए के मुकाबले में, वो कोलैप्स कर गई। उसके कोलैप्स करने के बाद 15 रियासतें उससे निकली और जो बकिया मुल्क बचा उसका नाम रशिया था। यूएसएसआर के डाउनफॉल की काफ़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि यूएसएसआर मुकाबला कर रहा था यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ का असले की दौड़ के अंदर, और इसकी इकॉनमी इतनी बेहतर नहीं थी कि ये उनका मुकाबला कर सकता। अब इकॉनमी इनकी इतनी बेहतर क्यों नहीं थी, वर्ल्ड पावर भी थे, तो उस वक्त 1980s के बाद से इनकी इकॉनमी नीचे आना शुरू हो गई थी। वो क्यों आना शुरू हो गई थी, वो दूसरे पॉइंट के अंदर क्लियर हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि इसने 1979 के अंदर यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेड कर दिया। अब जब इसने अफ़गानिस्तान पे इन्वेड किया तो प्लानिंग ये थी कि 1-2 साल के अंदर ये जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान, यूएसए और सऊदी अरेबिया और चाइना इन्होंने मिलके यहाँ मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये वार 8-10 साल तक चलती रही। और CIA की 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2000 या 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी ये 7-8 साल जंग के अंदर $50 बिलियन लगाना पड़ा। उस वक़्त के वो $50 बिलियन थे, तो आज के हिसाब से वो $1 ट्रिलियन के अंदर होंगे। जिस तरह बाद में यूएसए को भी अफ़गानिस्तान के ऊपर 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर लगाना पड़े, जिसके इम्पैक्ट आज तक यूएस इकॉनमी के ऊपर है कि यूएसए का कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन यूएसए सर्वाइव इसलिए कर गया क्योंकि यूएसए के पास डॉलर की मोनोपोली है। वो जितने मर्ज़ी डॉलर प्रिंट कर सकता है, उससे महंगाई आती है, लेकिन क्योंकि दुनिया के अंदर डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यूएसए सर्वाइव कर जाता है। वार की वजह से यूएसएसआर की इकॉनमी कोलैप्स करना शुरू की, तो वहाँ से एक आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि हमें उस तरीके से तरक्की करनी चाहिए जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ तरक्की कर रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ किस तरह तरक्की कर रहे थे कि वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी कि स्टेट का कंट्रोल होगा हर चीज़ के ऊपर, और जो वेस्ट की आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि प्राइवेट इंडिविजुअल को कारोबार करने दिया जाएगा। यूएसएसआर में प्रेसिडेंट आए गोरबाचोव, उन्होंने आते ही प्राइवेटाइजेशन कर दी, उसी तरीके से कर दी जिस तरह के वेस्ट के अंदर कारोबार हो रहा था। अब जब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तो बजाय कि उनकी इकॉनमी रिवाइव करती, वो टोटली कोलैप्स कर गई। वो कोलैप्स क्यों कर गई, वो हम आगे देखते हैं। 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स करने के बाद एक नए प्रेसिडेंट आए जिनका नाम येल्टसिन था। अब जब वो आए तो जो यूएसएसआर के उस वक्त के हालात थे कुछ इस तरह के थे कि बैंकक्रप्ट था, इकॉनमी उसकी कोलैप्स कर चुकी थी, जो कि 1998 के अंदर जाके वो मुल्क दिवालिया भी हो गया। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नुकसानात हुए वो ये हुए कि प्राइवेटाइजेशन जब की गई तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन हुई। मसलन कि मैं अगर एक पर्सन हूँ और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि हुकूमत जो है हर इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगी जिस तरह के यूएसएसआर के अंदर था। अब हुकूमत चाहती है कि वो प्राइवेटाइज़ करे, प्राइवेट लोगों को इंडस्ट्रीज़ बेच दें, क्योंकि इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, खसारे के अंदर जा रही है। बजाय कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन्हें मुनाफा दे, इंडस्ट्री नुकसान की तरफ लेके जा रही है मुल्क को। तो जो अपने इदारे हैं, मसलन कि हमारा PIA है, ये कहा जाता है क्योंकि PIA हमें कुछ कमाने की बजाय ये नुकसान करता जा रहा है, तो इसको प्राइवेट इंडिविजुअल को भेज दिया जाए। इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्री यूएसएसआर के अंदर भी ये फैसला किया गया कि इनको बेच दिया जाएगा प्राइवेट लोगों को। अब जब वो प्राइवेटाइजेशन की गई तो उसके अंदर करप्शन थी सारी। वो किस तरह की थी कि जो वो लोग जिनका असर वसूख था, जिनके पास कुछ पैसा था, उन्होंने हुकूमत को थोड़े से पैसे दे के वो सारी इंडस्ट्री ख़रीद ली। और जो लोग उस एरा के अंदर करप्शन के थ्रू, क्योंकि उनके गवर्नमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस थे, करप्शन के थ्रू उस वक़्त अमीर हुए, उन्हें ओलिगार्क कहा जाता है। रशिया का जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जितने उनके अखराजात थे रशिया के, जिस तरह का पाकिस्तान का मसला है अब, उतना वो टैक्स कलेक्ट नहीं थे करते। और सिर्फ 8% ओलिगार्क जो थे, जो बड़े बड़े कंपनीज़ के मालिक थे, वो सिर्फ 8% टैक्स देते थे।
बाकी 92% वो टैक्स ही नहीं थे देते। 1996 में तो इस तरह हुआ कि 26 के करीब टैक्स कलेक्टर्स का मर्डर हो गया जब वो टैक्स को कलेक्ट करने गए। अब ये ओलिगार्क जो थे, इनकी जो डूमा, जो रशिया की पार्लियामेंट है उसे डूमा कहते हैं, डूमा के अंदर इनकी 100% इन लोगों का कंट्रोल था। मसलन 1996 के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ओलिगार्क हैं, उनसे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। और दो फर्म जो थी उनको देखा गया कि ये दो फर्म जो हैं ये टैक्स नहीं देती। उन दो फर्म के जो हेड थे, एक का नाम बेरिज़ोविस्की और दूसरे का नाम पोटानिन, मसलन कि ये ऑयल और गैस की कंपनीज थी इनकी। इनका डोमा के अंदर इन्फ्लुएंस था। अब हुआ ये कि जब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि ये टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं, इन्होंने टैक्स पे ये नहीं करते, तो हम इनके ऊपर, इनकी इंडस्ट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तो ये मामला चला गया डोमा के अंदर। जब डोमा के अंदर वोटिंग हुई तो 307 टोटल अरकान थे। 307 के 307 ने इन दो फर्म के हक़ में फ़ैसला किया, और जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो प्रेसिडेंट येल्टसिन थे उनके हक़ में 0 वोट आए। मसलन कि डोमा के ऊपर लैंडलॉर्ड और सियासतदानों का आपस में टोटल गठजोड़ था। इसकी एक और मिसाल ये है कि 1993 के अंदर जब येल्टसिन की गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया, क्योंकि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और टैक्स कम इकट्ठा होता है, तो हम जो सब्सिडी देते हैं, जो हुकूमत कंपनीज़ को कहती है या फैक्ट्रीज़ को कहती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ थी, कि मसलन सब्सिडी क्या है कि हम किसी को ये कह दें कि आप हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना देना इस साल का, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो करे, हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। लेकिन क्योंकि वो इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही थी और वो टैक्स ही नहीं थे देते, मुल्क को क्या फ़ायदा होना था। तो येल्टसिन की गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि अब वो सब्सिडी नहीं देंगे, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। पार्लियामेंट के सारे लोग हुकूमत को ये कहें कि इन ओलिगार्क की जो कंपनीज हैं उनको सब्सिडी दी जाए, जिसकी वजह से 1993 के अंदर मुल्क के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो गई। इस वजह से कि जो पार्लियामेंट थी वो ओलिगार्क के साथ खड़ी हुई थी, वो कह रहे चाहे ये टैक्स नहीं भी देते लेकिन इनको सब्सिडी दी जाए। 97 में एक और केस सामने आया कि रैमी याकरीव एक चेयरमैन था, गैसप्रोम गैस की कंपनी थी, वो टैक्स नहीं थी देती। जब ये भी केस डोमा के अंदर गया तो डोमा के अंदर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम इसके चेयरमैन को चेंज कर देते हैं, लेकिन डोमा के अंदर से फिर शिकस्त हुई हुकूमत को, और उस चेयरमैन ने, वियाक्रिव ने कहा प्राइम मिनिस्टर को, ये क्रिस मिलर अपनी बुक के अंदर प्यूटोनॉमी किताब है उसके अंदर वो कोट करता है कि इस ओलिगार्क ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि यू आर जस्ट लिटिल बॉय, कि आप एक छोटे से बच्चे हो हमारी इतनी बड़ी एम्पायर के सामने। 1998 में रशिया डिफ़ॉल्ट कर गया। रशिया जब बैंकरप्ट हो गया तो रशिया को IMF के पास जाना पड़ा। IMF ने इनिशली $6 बिलियन के करीब पैसे दिए और साथ कुछ पाबंदियाँ लगाईं, और जो वो पाबंदियाँ लगाते हैं हर मुल्क के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के हालात, इकॉनमी के हालात थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा ख़राब होते हैं। मुल्क के अंदर महंगाई ज़्यादा हो गई। अब उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए येल्टसिन ने क्या किया कि इसने इंडस्ट्रीज़ को जो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे उनके ऊपर कदम लगा दी। ये कहा उनको कि आपने फ़लाँ चीज़ इतने पैसों की बेचनी, इससे ज़्यादा नहीं बेचनी। अब क्योंकि इकॉनमी पहले कोलैप्स थी, जो प्रोड्यूसर्स थे उनको चीज़ महंगी प्रोड्यूस करनी पड़ती। जब वो महंगी प्रोड्यूस करते थे हुकूमत आगे से उन्हें कहती थी कि आपने इतने की बेचनी है, जो कि उनके लिए मुनाफा बख्श नहीं था, तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। लंबी लंबी कतारों के अंदर लोग ब्रेड के लिए, दूध के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए लगना स्टार्ट हो गए। इन्हीं हालात के अंदर व्लादिमीर पुतिन का राइज हुआ। व्लादिमीर पुतिन जब USSR था तो उनकी KGB एक खुफिया एजेंसी थी, उसके अंदर काम करते थे। बाद में 97-98 के अंदर जो रशिया ने खुफिया एजेंसी अपनी बनाई FSB, उसके अंदर उन्होंने काम किया। 1999 के अंदर अगस्त के अंदर येल्टसिन ने इन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया और दिसंबर के अंदर येल्टसिन ने रिज़ाइन किया तो ये मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। अब उन्होंने अगस्त 2000 के अंदर जो उनकी फेडरल असम्बली थी वहाँ स्पीच की, और वो स्पीच एक सोशल कंट्रैक्ट की शेप देती है। सोशल कंट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब भी मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हों, सोसाइटी के हालात काफ़ी ख़राब हों, तो सोसाइटी इकट्ठे बैठ के अब फैसला करती है कि अब हमने इस तरह चलना है, इस तरह नहीं चलना। तो जो स्पीच के अंदर उन्होंने न्यू सोशल कंट्रैक्ट दिया वो ये था
दो चीज़ें थी उनकी। पहली चीज़ ये थी कि हम टैक्स कलेक्शन करेंगे और उसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, क्योंकि कानून किसी के ऊपर यहाँ लागू नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो टैक्स इवेडर हैं, जो टैक्स नहीं देते, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जब तक तो यूएसएसआर था 1991 तक, उस वक्त तक जो सेंटर था उसका कंट्रोल होता था सूबों के ऊपर। लेकिन 1991 के अंदर एशिया एक फेडरेशन बन गया। फेडरेशन के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि जो सूबे हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है और सेंटर के पास कुछ मखसूस पावर होती है। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि जब येल्स्टन की गवर्नमेंट के अंदर 1997 के अंदर साइबेरिया के ये फ़ैसला कर लिया गया कि अब टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा, तो जो साइबेरिया सूबा था उनसे जब कहा गया कि आप टैक्स दें, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मॉस्को को यही समझते हैं कि ये यूराल माउंटेन्स के साथ हमारे एक नेबर हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। मसलन के सूबे जो थे वो सेंटर के कंट्रोल में नहीं थे। अब उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए उन्होंने 7 फेडरल डिस्ट्रिक्ट बनाए और उन 7 के ऊपर 3 केजीबी के पुराने इसके साथी थे, उनको हेड लगाया, 2 पुलिस के लगाए, 1 आर्मी का लगाया और 1 ब्यूरोक्रेट लगाया। और उनका काम ये था, ये 7 जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट हैं इन्होंने सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मसाइल बताने हैं सूबों के सेंटर को। दूसरा मतलब ये भी समझ लें कि अब सेंटर ने वहाँ बिठा दिए हैं फेडरल ऑफिसर्स जो कि सूबों को कंट्रोल करेंगे। दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि जुडिशरी के अंदर चेंजिंग की, जिसकी वजह से प्यूटन के पास कंट्रोल आ गया कि वो जजेस को अपने मर्जी के फ़ैसले ले सके, क्योंकि वो समझता था कि जुडिशरी के ऊपर भी ये जो ओलिगार्क हैं इनका कंट्रोल है। जुलाई 2000 को प्यूटन ने तमाम बिजनेसमैन को बुलाया, ओलिगार्क, बड़े बड़े ओलिगार्क को बुलाया जिनकी तादाद कोई 21 के करीब थी, और उन्हें बुलाकर उन्होंने पहली बात उनसे ये की कि आपका आज के बाद फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सियासतदानों के साथ कोई तल्लक नहीं होगा, क्योंकि इसी तल्लक को यूज़ करते हुए आपने बहुत सारी दौलत कमाई है। जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, सस्ते दामों आपने उनसे फैक्ट्रीज़ ख़रीद लीं। उसके बाद उन्हें वो कहते हैं, एग्जैक्ट अल्फाज ये थे, यू प्लंडर रशिया, आई एम गोइंग एवरीथिंग टू मेक श्योर दिस सिचुएशन विल नेवर रिपीट इन रशिया अगेन। ये दोबारा मैं इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट होने नहीं दूँगा। 2003 के सर्वे के मुताबिक रशिया के 88% लोग इस बात को मानते थे कि ओलिगार्क ने जितना पैसा बनाया है ये सारा का सारा करप्शन से बनाया है और इनके ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिए। इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए प्यूटन ने प्राइवेटाइजेशन के जो हामी थे इकोनॉमिस्ट, इनको भी बुलाया, और जो चाहते थे स्टेट का ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए उन्हें भी बुलाया। दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। प्यूटन ने जो इम्प्लीमेंट बाद में रशिया में किया वो दोनों का मिक्सचर था। मसलन कि उसने क्या किया कि ऑयल, गैस और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, ये तीनों चीज़ों के ऊपर उसने हुकूमत का कब्ज़ा कर लिया कि हुकूमत इन चीज़ों को चलाएगी, क्योंकि उसकी जो पीएचडी की थीसिस थी प्यूटन की, वो ये थी कि रशिया को अगर रिवाइव करना है तो उसके लिए ऑयल ही है जिसके थ्रू रशिया दुनिया के अंदर दोबारा सुपर पावर का स्टेटस हासिल कर सकता है। और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने प्राइवेट लोगों को कहा कि आप बिज़नेस कर सकते हैं लेकिन आपको टैक्स पे करना होगा। उसने आते सार टैक्स आधे किए, लेकिन टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया पूरे रशिया से। और उसने ये भी कहा कि अगर इसके लिए मुझे खून भी लोगों का बहाना पड़े तो मैं बहाऊँगा, लेकिन मैं टैक्स को कलेक्ट करूँगा। जिसकी वजह से जो 8% रेशो थी टैक्स देने की, वो 3 सालों के अंदर अंदर 2004 के अंदर वो रेशो इंक्रीज़ होकर 73% के ऊपर चलेगी। उसने ऑयल और गैस के ऊपर कंट्रोल करने का फ़ैसला किया, तो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने चैलेंज कर दिया प्यूटन को। खुदोर कोविस्की उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रशिया से चाइना की तरफ मैं एक पाइपलाइन बिल्ड करने लगा हूँ। वो प्राइवेट कंपनी के मालिक थे और वो ऑयल रशिया से 25 से 30% सिर्फ उनकी कंपनी ही ऑयल एक्सट्रैक्ट करती थी। तो प्यूटन ने कहा कि रशिया से चाइना जो पाइपलाइन है वो फ़ायदे के अंदर नहीं है, हम कोई दूसरे रूट के थ्रू एक पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं। जब प्यूटन ने ये कहा तो उस बिजनेसमैन ने आगे से कहा कि मैं आपको ऑयल देना ही बंद कर दूंगा। आप किस तरह हो सकते हैं कि मुझे ये कहने वाले कि पाइपलाइन इधर से नहीं जाएगी, इधर से जाएगी। प्यूटन ने उसके ऊपर कंट्रोल किया। 2003 के अंदर वो अरेस्ट हो गया। बाकी 3 जो बड़ी बड़ी कंपनीज थे ऑयल की, वो लोग, उनको कहा गया या तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा तो हुकूमत की मर्ज़ी के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आप वेस्ट के अंदर चले जाएं। और वो सारे ओलिगार्क थे वो यहाँ से रशिया से भाग गए। ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी ये थी रशिया के पास 1998 के अंदर, प्यूटन से पहले, कि वो जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे वो
यूएसए ने 1942 के वर्ल्ड वार के एरा के अंदर, वर्ल्ड वार 2 के एरा के अंदर रशिया को दी थी ऑयल को निकालने के लिए, जिसकी वजह से 6 मिलियन बैरल पर डे ऑयल जो था वो निकाल सकते थे। जब रशिया ने प्यूटन के एरा के अंदर इसके अंदर ऑयल के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो अब वो 12 मिलियन बैरल पर डे 2016 के अंदर निकाल रहे थे, 2016 के डाटा के मुताबिक। प्यूटन की इन पॉलिसीज़ की वजह से जो ओलिगार्क थे, जो एलीट थी, जो यहाँ बिज़नेस रशिया के अंदर करना चाहती थी, वो एक चीज़ समझ गए कि बजाय ये कि हम एक दफ़ा ही चिकन सारे को खा लें, इसका बेहतर हल ये है कि हम अंडों को खाना स्टार्ट कर दें। मसलन कि हम टैक्स पे करें और जो मुल्क के अंदर हम बिज़नेस जब करेंगे, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी अब मौजूद है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय ये कि हम 4-5 साल के अंदर मुल्क को टोटल दिवालिया करके यहाँ बिज़नेस भी ना कर सकें। 1998 का रशिया जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुका था, जहाँ की टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं थी कि अपने अखराजात को पूरा किया जा सके, जहाँ लोगों को मारा जाता था जब वो टैक्स कलेक्ट करने जाते थे, जहाँ पार्लियामेंट के ऊपर, सियासत के ऊपर बड़े बड़े बिजनेसमैन का कंट्रोल था, वो आज दुनिया की 10 बड़ी इकॉनमीज़ में से एक है, शायद 7वीं-8वीं बड़ी इकॉनमी आज रशिया है। सिर्फ उन्होंने 8 से 10 सालों के अंदर अपना मुल्क ठीक कर लिया। सिर्फ ये हुआ कि एलीट क्लास और जो हुकूमत थी, उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब हम इस रास्ते पे चलेंगे, इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा और सबको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ये सबक पाकिस्तान के लिए भी है कि पाकिस्तान में जितने रशिया में मसाइल थे, उतने ही पाकिस्तान में सेम मसाइल हैं। पाकिस्तान की एलीट क्लास टैक्स नहीं देती, पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों का और एलीट क्लास का आपस में अलाइंस है। ये तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है अगर रियासत फ़ैसला कर ले कि हमने ये काम करना है और ये काम नहीं करना।